हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JNK एग्ज़ाम्स हंटर। आज हम जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 का दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले लेक्चर में हमने हल्का पंचायत के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल को समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि ब्लॉक क्या होता है। तो ब्लॉक इज़ एन एरिया comprising of contiguous number of halkas as may be determined by the government of Union Territory of Jammu and Kashmir from time to time। तो ब्लॉक क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ हल्काज को हम ब्लॉक कहते हैं। अब हल्काज क्या है? हमने पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट लेक्चर में, कि हल्काज जो हैं कॉम्बिनेशन ऑफ विलेजेस हैं। विलेजेस मिलके ब्लॉक्स विलेजेस मिलके हल्का बनाते हैं और हल्काज फिर मिलके एक ब्लॉक बनाते हैं। और ये डिसाइड करती है गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम टाइम टू टाइम कि कितने हल्काज, कौन से हल्काज को मिलके हमने क्या ब्लॉक बनाना है, कैसा ब्लॉक बनाना है। ठीक है। तो नेक्स्ट है, फॉर एवरी ब्लॉक इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शैल बाय नोटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूट ए ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल बेयरिंग द नेम ऑफ दैट ब्लॉक। तो क्या होता है, अब जो ये ब्लॉक, जैसे ब्लॉक बन गया, उस ब्लॉक में एक ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल बनाई जाती है बाय द गवर्नमेंट ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और उस ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का जो नाम होगा वो वही नाम होगा जो कि उस पर्टिकुलर ब्लॉक का नाम होगा। जैसे किसी ब्लॉक का नाम है, जैसे पौनी किसी ब्लॉक का नाम है, तो अगर उसमें कोई ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल बनी है तो उस ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का नाम होगा ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल पौनी। इसको हम BDC भी कहते हैं। ठीक है। तो एवरी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल शैल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। इसका क्या मतलब है? बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब है कि इसकी एक लीगल एग्जिस्टेंस होगी, ये कानूनी तौर पे एग्जिस्ट करेगी जो ये ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल होगी। उसके बाद परपेचुअल सक्सेशन का क्या मतलब है कि इट विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन इफ द मेंबरशिप चेंजेस। अब जैसे कि ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल जो है, इसमें कुछ मेंबर्स होंगे। अब उन मेंबर्स की बेशक अगर डेथ भी हो जाती है, या तो कोई मेंबर उसको छोड़ देते हैं काउंसिल को, या कुछ मेंबर्स को निकाल दिया जाता है, तो उससे इस ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज़ वर्क करती रहेगी। तो ये मीनिंग है परपेचुअल सक्सेशन का। और इसकी एक कॉमन सील होगी। कॉमन सील का मतलब इनकी एक प्रॉपर स्टैंप होगी जो कि लीगली वैलिड मानी जाएगी। उसके ऊपर नाम लिखा होगा प्रॉपर, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल कहाँ की ये काउंसिल है, BDCJ कहाँ की है, तो ये उसकी एक कॉमन सील भी होगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वो कौन कौन हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल शैल कंसिस्ट ऑफ, पहला क्या है, अ चेयरपर्सन। एक चेयरपर्सन होगा एक ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का। हु शैल बी अ सरपंच और अ पंच इन एनी हल्का पंचायत ऑफ दैट ब्लॉक। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ब्लॉक जो है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ हल्काज। अब हर हल्का में एक सरपंच होता है और कुछ पंच होते हैं। अब जो ये पंच और सरपंच हैं, इन्हीं में से जो एक है उसको इलेक्ट करके उसकी इलेक्शन होगी, और इलेक्शन के बाद एक चेयरपर्सन बनाया जाएगा। वो जो होगा वो चाहे तो सरपंच भी हो सकता है, इस इलेक्शन के लिए, चेयरपर्सन की इलेक्शन के लिए कोई सरपंच भी खड़ा हो सकता है और कोई भी पंच खड़ा हो सकता है जो कि किसी भी हल्का पंचायत का होगा। ठीक है। बट वो उसी ब्लॉक के होने चाहिए जिस ब्लॉक की जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल होगी। ठीक है। अब है ऑल सरपंचेस ऑफ हल्का पंचायत फॉलिंग विद इन द ब्लॉक। पहला जो मेंबर हो गया वो आ गया चेयरपर्सन। दूसरे जो मेंबर्स हैं सारे अब एक तो चेयरपर्सन एक ही होगा, उसके बाद जो बाकी, जो उस ब्लॉक के जो बाकी हल्का पंचायत हैं, उनके उन हल्का पंचायत के जो सारे सरपंच हैं वो भी इसके मेंबर्स होंगे, इस BDC के ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर्स होंगे। उसके बाद एक वाइस चेयरपर्सन होगा जो कि इलेक्ट किया जाएगा फ्रॉम एमंग द मेंबर्स ऑफ द ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। जो बाकी जो मेंबर्स हैं, ये जो सरपंच वाला हैं और जो चेयरपर्सन है, ये सारे मिलके एक किसी पर्सन को वाइस चेयरपर्सन बना देंगे। ठीक है। ये भी इन्हीं में से बनेगा, फ्रॉम एमंग्स देमसेल्व्स। नेक्स्ट है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हु शैल बी द सेक्रेटरी ऑफ द ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। अब
क्या है, एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो होगा, इसको बीडीओ भी कहते हैं, बीडीओ, ये गजटेड ऑफिसर होता है। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो होगा वो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का सेक्रेटरी होगा। जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो हल्का पंचायत हैं उनका जो सेक्रेटरी होता है वो होता है विलेज लेवल वर्कर, या फिर उसको मल्टीपर्पज़ वर्कर भी कहते हैं। बट इन केस ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होगा वो होगा सेक्रेटरी। इनका क्या काम होता है, कोई भी जो मीटिंग्स इनकी ऑर्गेनाइज होती हैं, उनके जो मीटिंग्स का जो रिकॉर्ड होता है, उसमें क्या क्या डिस्कशंस हुई, उनका ये जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है ये रिकॉर्ड रखता है, जैसे कि VLW इन केस ऑफ हल्का पंचायत करता है। ठीक है। अब ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का टेन्योर कितना होगा, तो द टर्म ऑफ द ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल शैल बी को एक्सटेंसिव विद द टर्म ऑफ हल्का पंचायत ऑफ दैट ब्लॉक। अब जो भी हल्का पंचायत का जितना टेन्योर होता है उनका टेन्योर होता है 5 ईयर्स, हमने पहले डिस्कस किया इसके बारे में। तो जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का टेन्योर है वो भी 5 ईयर्स ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, एवरी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल शैल होल्ड इट्स मीटिंग वंस इन अ मंथ। अब हर ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की जो मीटिंग होगी, हर महीने में एक मीटिंग ज़रूर होगी, और द मीटिंग शैल बी कन्वेन्ड बाय द, इसको हेड कौन करेगा, द चेयरपर्सन, और इन हिज एब्सेंस बाय द वाइस चेयरपर्सन। या तो चेयरपर्सन हेड करेंगे इस मीटिंग को, अगर चेयरपर्सन अवेलेबल नहीं है तो जो वाइस चेयरपर्सन है वो इस मीटिंग को हेड करेंगे। और ये कितनी मीटिंग होगी, 1 इन अ मंथ। ठीक है, हर महीने एक मीटिंग ज़रूर होगी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की। ये होगी बेसिक चीज़ें ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इनके पावर्स और फंक्शंस क्या हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है और इनकी क्या क्या पावर्स हैं। तो पहला क्या है, कंपाइलेशन ऑफ ऑल पंचायत लेवल प्लान्स एंड द टाइमली सबमिशन टू द, ये जो है, सॉरी ये गलती से डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड लिखा गया। एक्चुअली पहले डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ही हुआ करते थे, बट जो अभी अमेंडमेंट हुई है 2020 में, 2020 में एक अमेंडमेंट हुई है जिसके तहत इनको हटा के इनको रिप्लेस कर दिया अभी DDC ने, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स ने। ये सॉरी, जहाँ भी आपको ये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ये नीचे भी दिख रहा है तो ये गलती से आ गया है, ये इसका मतलब है ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स हैं। ठीक है सर। अब क्या है, टाइमली सबमिशन टू द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स फॉर इंटीग्रेशन विद द डिस्ट्रिक्ट प्लान। अब क्या है, जो पंचायत में जो भी प्लान्स बनते हैं, जो हल्का पंचायत जिनकी हमने बात की, उनमें जितने भी प्लान्स बने कि क्या क्या काम करना चाहिए, क्या क्या काम होना चाहिए किसी भी हल्का में, तो उन सारे प्लान्स को जो है इकट्ठा करके कंपाइल करके ये जो है डिस्ट्रिक्ट प्लान, जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल है DDC जो है, उनको सबमिट करते हैं, टाइमली सबमिट कर देते हैं ताकि वो काम टाइमली स्टार्ट हो सके और फिर कंप्लीट भी हो सके। नेक्स्ट क्या है, प्रिपरेशन ऑफ ऑल ब्लॉक लेवल प्लान्स एंड टाइमली सबमिशन टू द सेम DDCs, ये फिर DDC को सबमिट किया जाता है। अब क्या है, ये जो पंचायत लेवल के प्लान्स होते हैं उनको भी सबमिट करते हैं DDC को, और जो अपने ब्लॉक लेवल के प्लान्स होते हैं इनको भी DDC को सबमिट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड सुपरविजन ऑफ इंटर हल्का पंचायत कम्युनिकेशन सिस्टम। अब आपस में जो हल्का पंचायत हैं उनको कम्युनिकेट करने के लिए भी जो जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसकी, जो जैसे अगर रोड्स वगैरह की, ट्रांसपोर्टेशन की, अगर कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है तो ट्रांसपोर्टेशन की जो है रोड्स वगैरह बनाई जाएंगी, और जो कम्युनिकेशन है जैसे टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज हैं उनको मेंटेन करना, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है उसकी मेंटेनेंस, सुपरविजन, ये इंटर हल्का मतलब हल्का के बीच में, ताकि कम्युनिकेशन गैप ना रहे, उसके लिए जो काम किया जाता है वो भी BDC के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल गाइडेंस टू द पंचायत्स एंड रिव्यू ऑफ देयर वर्क। अब जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल है ये क्या करती है, जो हल्का पंचायत होते हैं उनके एरिया की, जो किसी भी ब्लॉक के जो हल्का पंचायत हैं उनको एक गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं ताकि वो उनको पता मतलब बता सकें, उनकी काउंसलिंग की जाती है, जो पंच सरपंच होते हैं या तो लोकल जो लोग होते हैं उनसे डिस्कशन की जाती है कि आपको कैसे काम करना चाहिए ताकि आपका जो हल्का है वो डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सके। ठीक है,
तो और फिर उनके काम को रिव्यू भी किया जाता है, देखा जाता है कि जो काम जैसा बताया गया है वैसा हो भी रहा है या नहीं। ठीक है। टू सुपरवाइज प्लान्स रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री, सोशल फॉरेस्ट्री, एजुकेशन एंड पब्लिक हेल्थ। इसका क्या मतलब है कि जो भी प्लान्स एक ब्लॉक में बनाए जाते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर के रिलेटेड हो, रूरल डेवलपमेंट के रिलेटेड हो, एनिमल हस्बेंड्री के रिलेटेड हो, शीप हस्बेंड्री के रिलेटेड हो, सोशल फॉरेस्ट्री के रिलेटेड हो, एजुकेशन के रिलेटेड हो या पब्लिक हेल्थ के रिलेटेड हो, ये सारे जो प्लान्स हैं इनको सुपरवाइज करना जो है वो काम होता है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल इन कामों को सुपरवाइज करती है कि ये प्लान्स कैसे हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, अगर कुछ इनमें कुछ कमियां हैं तो उनको कैसे दूर किया जाए, ये सारा जो है बीडीसी का काम होता है। ठीक है। नेक्स्ट है टू मॉनिटर सच प्रोग्राम्स एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब जो भी गवर्नमेंट जो अपनी स्कीम्स लाती है, प्रोग्राम्स लाती है, उनको जो इम्प्लीमेंट करना, उनको मॉनिटर करना, वो भी किसका काम है? अपने ब्लॉक में उनको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करवाना, वो एक ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का काम है। ठीक है। अब इन स्कीम्स में कौन कौन क्या क्या आता है, जैसे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसको एमजी नरेगा भी कहा जाता है। इसके बारे में आप लोगों ने कभी ना कभी सुना होगा, एमजी नरेगा। उसके बाद आता है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, मिड डे मील स्कीम्स, उसके बाद इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स। ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं। इनको जो इम्प्लीमेंट करवाना अपने ब्लॉक में जो काम होता है वो होता है बीडीसी का, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का। ये जो मिड डे मील स्कीम है, ये जैसे जो आंगनवाड़ीज़ होती हैं और जो मिडिल स्कूल्स होते हैं उनमें जो बच्चों के लिए मील प्रोवाइड होती हैं, वो जो ये वही स्कीम है। इसके बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। और जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज हैं, बहुत सारी जो चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए जो गवर्नमेंट जो स्कीम्स लाती है, उनको जो इम्प्लीमेंट करवाना, उनको मॉनिटर करना, ये सारा काम होता है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का। नेक्स्ट है द ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल may employ such staff as is necessary for carrying out the duties imposed by it on it by the act। अब ये एक्ट क्या कहता है? इस एक्ट के तहत जो बीडीसी है वो क्या कर सकती है, अपने लेवल पे कुछ लोगों को एम्प्लॉय कर सकती है, उनको काम पे रख सकती है, ताकि जो ड्यूटीज़ हैं वो पूरी की जो काम है जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का, वो अच्छी तरह से हो सके। ठीक है। तो ये आ गए पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी एंड फाइनेंस। जैसे कि हल्का पंचायत में भी हमने प्रॉपर्टी एंड फाइनेंस के बारे में पढ़ा था कि उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी क्या क्या होती है एक हल्का पंचायत की, उनको फाइनेंस कहाँ से मिलता है, पैसे कहाँ से आते हैं। वैसे ही अब हम पढ़ेंगे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के प्रॉपर्टी और फाइनेंस के बारे में। तो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल शैल हैव द पावर्स टू एक्वायर, होल्ड और डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी एंड एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स इन फोर्स। अब क्या कर सकते हैं, जैसे कि एक ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल जो है उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, जैसे कि जो मतलब उसको हक है कि वो किसी एरिया की जो प्रॉपर्टी है उसको खरीद सकती है और चाहे तो वो बेच भी सकती है। अब जैसे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल को लगता है कि कहीं एक बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करनी है किसी कमर्शियल पर्पज़ के लिए, तो वो फिर उसकी जो कंस्ट्रक्शन का जो सारा काम है वो सारा ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल जो करवाएगी, वो सारी उसकी प्रॉपर्टी में ही इंक्लूड होगा। और चाहे तो किसी काम के लिए जो किसी अपने काम को फुलफ़िल करने के लिए ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो किसी लैंड को एक्वायर भी कर सकती है फ्रॉम द पीपल ऑफ द ब्लॉक, वो खरीद भी सकती है और चाहे तो किसी प्रॉपर्टी को वो बेच भी सकती है या डिमोलिश भी कर सकती है। अगर कहीं उसको बीडीसी को, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल को लगता है कि कोई बिल्डिंग कोई इलीगल बनी है यहाँ पे, तो वो उसको डिमोलिश भी कर सकती है और उसकी जगह कुछ और भी बना सकती है और चाहे तो ऐसे भी रहने दे सकती है। बट ये सारा कैसे होगा? इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स इन फोर्स। जो रूल्स होंगे किसी ब्लॉक के, उस रूल्स के अकॉर्डिंग लीगली ये काम किया जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है फॉर एवरी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल देयर शैल बी अ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल फंड कंप्राइजिंग ग्रांट्स मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैविंग ड्यू रिगार्ड टू द नंबर ऑफ पंचायत हल्काज
इन ए ब्लॉक एंड द रेवेन्यूज असाइंड बाय द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, ये दोबारा गलती से ये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड आ गया, ये डीडीसी है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। अब क्या है, हर जैसे कि हल्का पंचायत के केस में क्या था, एक हल्का पंचायत फंड था जिससे जो फंड जो होता है जिससे काम किया जाता है किसी भी एरिया का। अब ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के केस में क्या है, इस फंड का नाम है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल फंड। इस फंड में जो पैसा है वो कहाँ से आता है, जो गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है वो इसको फंड प्रोवाइड करती है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल को। और ये फंड कैसे दिया जाता है उनको, कि मतलब एक ब्लॉक में एक जो ब्लॉक है उसमें कितने हल्का पंचायत हैं। अब किसी हल्का में अगर 10 हल्का पंचायत हैं किसी ब्लॉक में, तो उन 10 हल्का पंचायत के अकॉर्डिंग ही उनको फंड दिया जाएगा, ठीक है। अब किसी ब्लॉक में जैसे किसी ब्लॉक में 3 ही हल्का पंचायत हैं, तो उनको एज कम्पेयर टू अनदर ब्लॉक जिसमें 10 हल्का पंचायत हैं, वो कम इनको फंड मिलेगा। मतलब जिसमें ज़्यादा हल्का पंचायत होंगे जिस ब्लॉक में, उनको ज़्यादा फंड दिया जाएगा, इसका यही मतलब है। और जो रेवेन्यू है इनका, जो पैसा जो आएगा वो असाइन किया जाता है डीडीसी के द्वारा, यानी कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा, ठीक है। अब नेक्स्ट है होल्डिंग ऑफ इलेक्शंस। इनमें इलेक्शंस कैसे होती हैं। अब जो इनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन होगी, मतलब कैसे जो बनती हैं ये इनकी इलेक्शन जो होती है, कैसे चेयरमैन वाइस चेयरमैन इलेक्ट होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो द सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स फॉर एंड द कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शंस अंडर दिस एक्ट शैल वेस्ट इन द एन इलेक्शन अथॉरिटी टू बी नोन एज द स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब जो इलेक्शन जो होगी बीडीसी की, वो कौन कंडक्ट करवाएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन। आप बस इतना समझ लीजिए कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होगी वही कंडक्ट करवाएगी इनकी जो बीडीसी के जो इलेक्शंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इस कमीशन जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, इसमें कौन कौन होगा। द कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ अ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। इसमें एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होगा जिसको कौन अपॉइंट करेगा, विल बी अपॉइंटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो भी हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो अपॉइंट करेंगे किसको, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ। अब एक कमेटी होगी जो कि रिकमेंड करेगी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बनाने के लिए, रिकमेंडेशन देगी किसको, लेफ्टिनेंट गवर्नर को, और वो फिर अपॉइंट कर देंगे किसी को स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बना देंगे। और इस जो कमेटी है इसमें कौन कौन होगा वो देखते हैं हम। इसमें होंगे चीफ मिनिस्टर जो कि चेयरपर्सन होंगे उस कमेटी के। अभी तो जैसे अभी JNK में जो यूटी ऑफ JNK, इसमें कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है क्योंकि अभी सरकार नहीं है कोई यहाँ पे, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का ही रूल चल रहा है। अब जैसे ही आगे इसकी जो सरकार बनेगी तो उस केस में ये होगा जब चीफ मिनिस्टर, तो इसमें कौन कौन से मेंबर्स होंगे, तो एक चीफ मिनिस्टर होगा इस कमेटी में जो कि चेयरपर्सन होगा। उसके बाद एक सीनियर मिनिस्टर होगा टू बी नॉमिनेटेड बाय द चीफ मिनिस्टर। अब चीफ मिनिस्टर ही एक अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, आपको पता है JNK में एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी, इसमें एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर होगा विद ऑल्सो विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो उनमें से ही एक जो सीनियर मिनिस्टर को नॉमिनेट किया जाएगा चीफ मिनिस्टर के द्वारा, दूसरे मेंबर वो हो गए। एक होंगे जो स्पीकर होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के। उसके बाद एक मिनिस्टर होंगे जो पंचायत के इंचार्ज होंगे, एक मिनिस्टर जिनको पंचायत की जो मतलब इंचार्ज जिनको बनाया जाएगा वो एक मिनिस्टर होंगे। और एक मिनिस्टर होंगे जो लीडर ऑफ द अपोजिशन। जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी उसमें एक जो सरकार होगी जिनकी, उनके जो हेड होंगे वो तो चीफ मिनिस्टर होंगे। अब एक अपोजिशन पार्टी होगी, उस अपोजिशन पार्टी का जो लीडर होगा लेजिस्लेटिव असेंबली में वो भी इस कमेटी का मेंबर होगा, ठीक है। तो ये सारे जो हैं ये सारे मिलके एक रिकमेंडेशन देंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर को कि किसको स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाए। तो ऐसे ही स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर शैल होल्ड ऑफिस एज सच फॉर अ टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस और अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65 years विच एवर इज अर्लियर।
अब इसका टेनर कितना होगा, जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है इनका टेनर कितना होगा, या तो 5 ईयर्स होगा, 5 साल के लिए ये रहेंगे अपनी सीट में, और 60 जब तक इनकी एज 65 नहीं हो जाती, जो भी पहले आ जाए, अगर ये पहले 65 ईयर्स के हो गए, मतलब 5 साल इनको पूरे ना हुए हों, बेशक 65 ईयर्स के हो गए, तो इनका टेनर पूरा हो जाएगा। और अगर ये जैसे ही 65 ईयर्स अगर इनके नहीं हुए हैं, तो जैसे इनको 5 साल होंगे ऑफिस में, तो इनका जो टेनर है ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है वो अपॉइंट किया जाएगा बाई द LG, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट बाय एन ऑर्डर मेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और incapacity after an inquiry conducted by a sitting or a retired judge of the high court। अब क्या है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनको कोई भी मतलब रिमूव नहीं कर सकता है उनकी सीट से, एक्सेप्ट सिर्फ किसको छोड़ के, लेफ्टिनेंट गवर्नर। मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर ही एक ऐसे शख्स हैं जो कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव कर सकते हैं, मतलब हटा सकते हैं अपनी पोस्ट से। वो भी किस केस में, कि अगर वो कि कोई मिसबिहेवियर उनका कोई प्रूव हो जाता है, मतलब वो कोई मिसबिहेव करते हैं किसी चीज़ पे और वो प्रूव हो जाता है, या फिर इनकैपेसिटी क्या होगा कि वो अपने मेंटली स्टेबल नहीं है, या तो फिजिकली और मेंटली वो स्टेबल नहीं है। अगर ये प्रूव हो जाए, कौन ये प्रूव कर दे, एक मतलब जो रिटायर्ड जज या फिर एक सिटिंग जज, जो कि हाई कोर्ट के जो सिटिंग जज का मतलब होगा जो अभी प्रेजेंट वहाँ पे काम कर रहे हैं वो जज, या फिर कोई रिटायर्ड जज, अगर वो ऐसा प्रूव कर देते हैं कि जो ये स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं ये मतलब फिट नहीं है इस पोस्ट के लिए, तो इनको बाय एन ऑर्डर मेड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो रिमूव कर दिया जा सकता है। ठीक है, और कोई तरीका नहीं है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The election of the chairperson of the block development council shall be held not later than 3 months after the constitution of panchayats or 6 months after a casual vacancy occurs as the case may be। अब क्या है, जो चेयरपर्सन, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, चेयरपर्सन इलेक्ट होता है BDC का, एक चेयरपर्सन होता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था, या तो सरपंच हो सकता है या तो कोई पंच हो सकता है। तो अब इनकी जो इलेक्शन है वो कब होनी चाहिए, जैसे ही पंचायत बनी कोई भी, क्योंकि जो हल्का पंचायत हैं वो बनेंगी तभी सरपंच और पंच बनेंगे, और उसके बाद ही उनमें से चेयरपर्सन जो इलेक्ट किया जाएगा। और ये चेयरपर्सन कितनी देर में इलेक्ट हो जाना चाहिए, जैसे ही पंचायत बन गई, यानी कि सरपंच और पंच किसी भी हल्का पंचायत के इलेक्ट हो गए, उसके 3 महीने के बाद, आफ्टर 3 मतलब 3 महीने के अंदर अंदर ये जो चेयरपर्सन है ये इलेक्ट हो जाना चाहिए, मतलब ये चेयरपर्सन को इलेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, और या तो ये केस हो, या दूसरा केस क्या है, अगर कोई चेयरपर्सन पहले से है और अब उसकी मतलब या तो डेथ हो गई है, या तो उसने रेजिग्नेशन दे दिया, छोड़ दी है पोस्ट, या कोई और रीज़न की वजह से उसे हटा दिया गया है और वैकेंसी क्रिएट हो गई है चेयरपर्सन की, तो उस केस में 6 मंथ्स का टाइम दिया जाता है। ये आप नोट कर लीजिए, उस केस में 6 मंथ का टाइम दिया जाता है कि अब 6 मंथ तक दोबारा इलेक्शन करवाई जाए और एक नया चेयरपर्सन इलेक्ट करके बनाया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑन और बिफोर द डेट अपॉइंटेड फॉर सबमिशन ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स बाय द इलेक्शन अथॉरिटी, एवरी कैंडिडेट फॉर इलेक्शन ऑफ पंच और सरपंच ऑफ हल्का पंचायत और चेयरपर्सन ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल और डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स और चेयरपर्सन ऑफ DDCs, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, shall deliver or cause to be delivered through his agent to the returning officer a nomination paper completed in the prescribed form and signed by the candidate। इस पूरे पैराग्राफ का मतलब क्या है कि कोई भी इलेक्शन, अगर किसी ने कोई इलेक्शन में खड़ा होता है, कोई नॉमिनेट होना चाहता है, तो वो क्या करता है कि अपने नॉमिनेशन पेपर्स देता है, सबमिट करता है। तो नॉमिनेशन पेपर देने का मतलब हो गया कि वो मतलब अपने आप को नॉमिनेट करना चाहता है, कि वो मतलब इस इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है। अब कोई भी अगर पंच, सरपंच, या तो हल्का पंचायत का पंच या सरपंच हो, या तो कोई ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन की इलेक्शन के लिए खड़ा होना चाहता हो, या तो कोई चेयरपर्सन ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के लिए खड़ा होना चाहता हो, तो उसे क्या करना होता है, एक नॉमिनेशन पेपर साइन करके देना होता है। किसको देना होता है,
रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है? जो किसी भी एरिया की जो इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं उनको रिटर्निंग ऑफिसर कहा जाता है। जैसे कि किसी भी पोलिंग स्टेशन में एक रिटर्निंग ऑफिसर होता है जो कि ये देखता है कि कोई जो इलेक्शन हो रही है वो प्रॉपर फेयर हो रही है, उसके जो सारे जो अकॉर्डिंग टू जो लॉ है वो जो इलेक्शन है वो हो रही है। तो ये क्या होता है, जो भी इलेक्शन में नॉमिनेट हो जाता है, मतलब इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है, उनको क्या करना होता है, नॉमिनेशन पेपर जो हैं वो सबमिट करने होते हैं रिटर्निंग ऑफिसर को। और कब करने होते हैं, ये एक डेट सेट की जाती है जिसके पहले ही, या तो उस डेट को या तो उससे पहले ही ये नॉमिनेशन पेपर साइन करके रिटर्निंग ऑफिसर को सबमिट किए जाने चाहिए। ठीक है, ये मतलब पहला स्टेप होता है किसी भी इलेक्शन में खड़े होने के लिए। सबसे पहले आपको नॉमिनेशन पेपर देने पड़ेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। A candidate shall not be deemed to be duly nominated for election from a panchayat constituency or a block development council or a district development council unless he deposits or causes to be deposited such amount of security as may be prescribed for the election of panch, sarpanch, chairperson, block development council or directly appointed members of district development council as the case may be। अब इस पैराग्राफ का क्या मतलब है कि अभी जैसे ही उन्होंने नॉमिनेशन पेपर फाइल कर दिए, नॉमिनेशन अपनी दे दी, उसके बाद क्या होता है कि उन्हें जो भी इलेक्शन में खड़े होते हैं, मतलब नॉमिनेट होते हैं इलेक्शन में खड़े होने के लिए, चाहे वो पंच के लिए हो या चेयरपर्सन के लिए हो या सरपंच के लिए हो, उनको क्या करना होता है, एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होता है इलेक्शन कमीशन को कि हम इस इलेक्शन, ये एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट इसलिए देना होता है कि मतलब ऐसे कोई भी आके मतलब इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन पेपर फाइल कर देगा, तो जिनको इसमें इसका फ़ायदा क्या होता है इसका कि एक मिनिमम नंबर ऑफ़ वोट्स लेने होते हैं किसी भी कैंडिडेट को। अगर वो मिनिमम वोट्स नहीं ले वो कैंडिडेट, तो उसकी जो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो रख ली जाती है बाई इलेक्शन कमीशन। इसको आपने सुना होगा बहुत बार कि किसी कैंडिडेट की जो ज़मानत जब्त हो गई है। ज़मानत जब्त का मतलब हो गया कि उसकी उसने सिक्योरिटी डिपॉजिट दी थी वो इलेक्शन कमीशन ने अपने पास ही रख लिया, उसको दोबारा नहीं वापस दी। तो मतलब कि उसको इतने वोट्स ही नहीं पोल हुए कि मतलब उसको जो सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस दिया जाए। इसका तो ये सबको ही सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो सबमिट करना पड़ता है। ठीक है, अब इस सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में हम पढ़ते हैं कि ये किस केस में क्या होता है, ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस नहीं की जाती है। तो क्या है, द सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ अ कैंडिडेट शैल बी लाइबल टू बी फोर्टिफाइड इफ ही पोल्स लेस देन 1/6 ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स पोल्ड। अब क्या है, अब इस केस में क्या है कि कोई भी कैंडिडेट अगर किसी भी इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ है, इस केस में सरपंच या पंच या फिर चेयरपर्सन ऑफ बीडीसी या तो चेयरपर्सन ऑफ डीडीसी, कोई अगर कैंडिडेट इस इलेक्शन में खड़ा हुआ है, तो उसको अगर उसने पहले तो अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया होगा। अब उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है उस केस में फोर्टिफाइड का मतलब जब्त हो जाना, मतलब उसको वापस नहीं दिया जाएगा। उस केस में 45 हो जाएगा अगर उसे लेस देन 1/6 ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स जो पोल्ड हुई हैं। अगर जैसे कि मान लीजिए कि किसी भी एरिया में जो वोट्स जो टोटल वैलिड वोट्स पोल हुई हैं, मतलब जो वोट्स हुई हैं टोटल वो हैं 6,000 लोगों ने वोट, जो वैलिड वोट्स हैं वो हैं 6,000। उनमें से अगर किसी कैंडिडेट को 1,000 से कम वोट्स मिली हैं, 1,000 से अगर कम वोट्स मिली हैं, तो उसकी जो है ज़मानत जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो जब्त हो जाएगी, यानी कि 45 हो जाएगी। मतलब उसे कम से कम 1,000 वोट्स लेनी ही है। अगर 1,000 से कम वोट उनको मिले किसी भी कैंडिडेट को, तो उसकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट उन्होंने दिया है तो वो 45 हो जाएगा, यानी कि जब्त हो जाएगा। तो ये एक इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी मतलब इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता है, उसको भरोसा होना चाहिए, उसका इतना यकीन होना चाहिए पब्लिक में कि मतलब लोग उसको वोट दें। तो उसको इतना भरोसा होना चाहिए कि मुझे इतने लोग वोट करेंगे, तभी वो अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल करता है और अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट देता है। और ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है ये वेरी करता है,
मतलब ये अलग अलग इलेक्शंस के लिए अलग अलग होता है। जैसे पंच और सरपंच की इलेक्शन होगी तो उस केस में ये सिक्योरिटी डिपॉजिट अलग होगा। मतलब जैसे समझ लो कि 10,000 20,000 कुछ भी हो सकता है। बट इन केस ऑफ बीडीसी, जैसे बीडीसी एक बड़ा ब्रॉडर टर्म है, उस केस में ये जो अगर बीडीसी की चेयरपर्सन की इलेक्शन हो रही है तो उस केस में ये सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो ज़्यादा होगा। वैसे अगर डीडीसी की चेयरपर्सन की इलेक्शन हो रही है उस केस में ये और ज़्यादा होगा। तो जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा तो ये जो इसका सिक्योरिटी डिपॉजिट है इसकी अमाउंट जो है ये भी बढ़ती जाती है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ये तो जो था ये ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में था। ये जो आज हमारा सेकंड लेक्चर था J&K जो पंचायती राज एक्ट 1989 है उसका। अब हम जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हमारा होगा डीडीसी पे रिलेटेड, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और आपको ये लेक्चर कैसा लगा ये आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।